गुड मॉर्निंग। अभी तो चालू है ना? अरे आज तो और ही कम है। ये वो वाले कम है जो लेट आएंगे या वो वाले कम है जो नवरात्रि मनाएंगे? अच्छा, लेट आएंगे वाले हैं ये। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे सबका जीवन बढ़िया से चले। वैसे भी ये वाला साल मालूम है, लड़कों को थोड़ा बुरा लगेगा सुन के, पर सुन लो, बुरा लगना चाहिए कुछ चीजों का। स्पिरिचुअली ऐसा माना जा रहा है कि 2023 से शुरू होकर 24 और 25 और कुछ हिस्सा 26 तक फीमेल डोमिनेंस का ईयर है। फीमेल डोमिनेंस से मतलब ये नहीं कि अब तुम सोचो कि हम क्या करेंगे फिर। फीमेल डोमिनेंस से मतलब है कि जो फीमेल एनर्जी है ना, फेमिनाइन जो एनर्जी है, उसके डोमिनेंस का। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों में वो एनर्जी ज्यादा रहेगी, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़की हो, लड़कों में भी हो सकती है ना। फीमेल एनर्जी मतलब दया, करुणा, सहनशीलता, सबको लेकर चलना। और ये चीज बहुत कई बार, मतलब आप लोग उस तरह की चीजें देखते वक्ते नहीं होगे, इसलिए पता नहीं होगा, देखोगे तो पता चलेगा कि जिन लोग, मतलब उसमें ये बताया जा रहा है कि अगर किसी को अपने मतलब डोमिनेंस, मतलब अगर किसी को सक्सेस लानी है तो चाहे लड़के हो चाहे लड़के, जिनके अंदर फीमेल एनर्जी का लेवल ज्यादा होगा वो लोग ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। तो ये 9 दिन आपके पास बहुत अच्छे हैं। चाहे ऐसे बढ़ा लो चाहे पूजा करके बढ़ा लो, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि लड़कियों में भी फेमिनाइन गुण हो। जैसे कि मेल गुण होते हैं एग्रेशन, लीडरशिप, गुस्सा, ईगो, ये सारी चीजें ये पॉजिटिव होती हैं तब तक अच्छी होती हैं। और महिलाओं वाला जो फीमेल गुण माना जाता है कि सहनशीलता, झुकना, संभलना, समझना, चीजों को एक्सेप्टेंस के भाव से चलना। तो फेमिनिन डोमिनेंस का मतलब तुम ऐसे मत सोचना कि हम क्या करेंगे, ये वाले गुण बढ़ाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। और फीमेल में भी, क्योंकि हम लोगों ने देखा होगा जब अपन पढ़ने निकलते हैं, खासकर जो लोग एम्बिशियस होते हैं, जो बाहर जाते हैं और जिनका थोड़ा अच्छा एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है, ना चाहते हुए भी वो वाला एग्रेशन है ना, वो चिड़, गुस्सा, ईगो थोड़ा बढ़ने लगता है समय के साथ। आप खुद अपने आप को जब ऑब्जर्व करोगे तो पाओगे। तो जब ऑब्जर्व करो तभी थोड़ा सा उसको कूल डाउन कर लो, सक्सेसफुल होना है तो। वरना जैसे चल रहा है चलने दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए जहां से कल छोड़ा था उसको लिख लेते हैं ताकि ये चीज कवर हो, है ना। और कुछ आपको वो भी दिखवाना था, नोट्स वगैरह भी, तो कम से कम जल्दी से लिखना शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कल कितने पॉइंट लिख लिए थे? कौन से कौन से? प्रतिनिधि थी, संप्रभु थी, और संप्रभु संस्था नहीं थी, लिख लिया था। प्रतिनिधि संस्था नहीं थी, लिख लिया था। कांग्रेस का प्रभुत्व नहीं लिखा था, ठीक है। तो जल्दी से लिख लो तीसरा। तीसरी आलोचना, कांग्रेस का प्रभुत्व था। कोई नहीं, खोल लो खोल लो आराम से, ताकि क्या ये लिख के खत्म हो तो फिर अपन जो चीजें वो डिस्कस करनी थी नोट्स की आज कम से कम वो कर लें, तो कल से अपन अच्छे से टॉपिक शुरू कर पाएंगे। कांग्रेस का प्रभुत्व, गर्मी लगेगी थोड़ी देर, अभी बाहर से आए हो ना चल के, थोड़ी देर में टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा आपका भी और कमरे का भी। कुछ आपकी बाहर जाएगी वो ना, कौन सा ऊष्मा का स्थानांतरण, कुछ आपका बाहर होगा कुछ बाहर का अंदर होगा। कांग्रेस का प्रभुत्व, इसमें लिखिए ग्रीनविल ऑस्टिन। ने कहा था ग्रीनविल ऑस्टिन ने कहा था, सभा ही कांग्रेस है। तीसरा पॉइंट यहां से सीधा बस इतना ही लिखना है, इतना ही बोला है अभी। ग्रीनविल ऑस्टिन ने कहा था सभा ही कांग्रेस है। कहा था जब भी बोलूं तो है ना, अंडरस्टूड है, डैश करके डबल इन्वर्टेड कॉमा में। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। ये कथन आपके मेंस में तो काम आएंगे ही इंप्रेसिव करने में, ये प्री में आजकल पूछने का ट्रेंड बढ़ गया है, तो इनको बहुत अच्छे से आप याद रखिएगा। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, क्योंकि 296 सीटों में से 208 सीटें कांग्रेस को मिली थी।
ठीक है, ये तो हुआ आलोचना, किसने कही है और क्यों कही है। अब अपना कारण लिखेंगे अपन उसका विपक्ष में, तो पैरा चेंज करके लिखिए किंतु, मतलब हम पैराग्राफ चेंज करके जो भी लिख रहे हैं वो विपक्ष में तर्क है ना, बार बार हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है, विपक्ष में तर्क वो अंडरस्टूड है किंतु से। किंतु उस समय कांग्रेस महज एक राजनीतिक पार्टी ना होकर एक विचारधारा थी, एक विचारधारा थी जिसमें उस समय के सभी प्रमुख व्यक्तित्व शामिल थे। सभी प्रमुख के आगे ना वैसे करके लगभग लगा लेना है ना, और एक्यूरेसी के लिए लगभग सभी प्रमुख व्यक्तित्व शामिल थे। हंसपत जिसको कहते हैं हिंदी में, और आम भाषा में कह देते हैं टुंगी, तो वो लगा के लगभग सभी है ना, सभी के पहले लगभग लगा लेना। ठीक, तो ये हुआ आपका कांग्रेस के प्रभुत्व का तीसरा। ये कौन सा पॉइंट था? थर्ड था ना। ठीक, फोर्थ पॉइंट लिखिए, सभा हिंदुओं का निकाय थी। सभा हिंदुओं का निकाय थी। एक ही पॉइंट हुआ है, 3-4 लाइनें छोड़ देना जो भी अभी नए आए हैं, और यहां से लिख लेना, या फिर उस पॉइंट को छोड़ के यहां से लिख लो, उस वाले को लास्ट में डाल लेना। क्या सभा हिंदुओं का निकाय थी? इसमें लिखिए, लॉर्ड वाइकाउंट ने कहा था संविधान सभा हिंदुओं का निकाय है। हिंदुओं का निकाय है। मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से एक बार रिमाइंड करा दूं, कहीं भी विस्काउंट लिखा मिले तो कंफ्यूज नहीं होना है ना, यही है स्पेलिंग, क्योंकि एस उसमें साइलेंट है, तो हिंदी वाले जो कहते हैं विस्काउंट लिख देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लिखिए, और विंस्टन चर्चिल ने कहा था, लॉर्ड वाइकाउंट ने कहा था सभा हिंदुओं का निकाय है, और विंस्टन चर्चिल ने कहा था, सीधा चर्चिल अकेला लिख लो, संविधान सभा केवल एक बड़े समुदाय का नेतृत्व करती है। पैरा चेंज करके लिखे, किंतु यह सत्य नहीं है, क्योंकि संविधान सभा की सीटों का चयन संविधान सभा की सीटों का चयन तीन समुदायों डैश करके सिख, मुस्लिम और सामान्य की आबादी के अनुपात में हुआ था। की आबादी के अनुपात में हुआ था, और चुनाव के बाद आबादी के अनुपात में हुआ था, और चुनाव के बाद 73 सीटें 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली थी। हालांकि मुस्लिम लीग ने
संविधान सभा का बहिष्कार किया था। आज लेट आना कर रहा होगा, है ना? और मैं भी रुक नहीं रही हूँ, रुकूंगी नहीं। कोई नहीं, जिसका थोड़ा सा छूट गया है साइड में देख के थोड़ी सी जगह छोड़ दो, क्योंकि रुकेंगे तो फिर वो टॉपिक फिर लेट होता चला जाएगा। किंतु क्या बोला था मैंने? का बहिष्कार किया था, फिर भी भारत के मुस्लिम नेता आजादी के बाद सभा में शामिल हुए थे। सभा में शामिल हुए थे। तुम लोग 9 बजे घर छोड़ना शुरू करते हो, है ना? कोई नहीं, 1-2 दिन शुरू हो जाएगा तो तीसरे दिन से अपने आप तुम्हारी घड़ी थोड़ी जल्दी बढ़ने लगेगी। हाँ ठीक है। तो ये हुआ हिंदुओं के प्रभुत्व वाला। अगला लिख लीजिए, जो भी नंबर है आपका, 5th ना, 5th में लिखिए वकीलों का प्रभुत्व। वकीलों को स्वर्ग कहते हैं संविधान को। अभी अपन लिख रहे हैं संविधान सभा, इसलिए स्वर्ग शब्द यूज नहीं कर रहे हैं। वकीलों का प्रभुत्व। आइवरी जेनिंग्स ने कहा था ये सारे नाम याद रखिएगा और ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना कि किसने क्या बोला था, क्योंकि लगभग सेम सेम कहा है। और आप यकीन मानो 25 अभी होने वाला है, 24 तो हो चुका है, 25, 26, 27 और ले लो। मैं लिख के दे रही हूँ, इनमें से एक ना एक सेंटेंस आपको छपा जोगा तो मिलेगा। जिस तरह का पैटर्न चल रहा है और जिस तरह का ऑब्जर्वेशन है, जितने अपन ने कथन लिखे ना, इनके अनुसार इसमें से चाहे वो कथन दे के नाम पूछ ले, चाहे नाम दे के कथन पूछ ले, हालांकि कथन दे के नाम पूछा जाता है, तो आपको बिल्कुल प्री में जोगा तो ये क्वेश्चन मिलेगा। इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि नाम भी लगभग सिमिलर हैं, बातें भी लगभग सिमिलर हैं। कोई कह रहा है वकील का, कोई कह रहा है हिंदू का, तो जो भी ट्रिक बना के करना, पर बहुत अच्छे से, मतलब ऐसे करना कि ये वो क्वेश्चन है जो गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि गलत होने वाले तो ढेर आएंगे। एटलीस्ट जो हमारे हाथों से गुजर चुका है वो क्वेश्चन कभी जीवन में गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वही आपका डाउन लाता है। जो क्वेश्चन किसी को नहीं आता वो तो वैसे भी किसी को नहीं आता, 2-4 तो वही डिलीट करते हैं, 8-10 तो वही ऐसे देते हैं जिनके उत्तर उनको भी क्या बोलने नहीं बोलते। पर कट ऑफ में प्रॉब्लम जब आती है जब हमसे आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है ना। कभी भी ये नहीं होता कि यार मुझसे वो भी पढ़ा होता मैंने तो मेरा हो जाता। आप आके देखते हो यार 2 नंबर से चूक गए कट ऑफ, 3 नंबर से, 5 तो क्वेश्चन मैंने ही खुद से गलत कर दिए, होता है ना। तो वो गलत नहीं होने चाहिए, तो यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा। किंतु तो क्या, अच्छा, आइवरी जेनिंग्स ने कहा था, वही डैश करके लिखिए, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। वकीलों का स्वर्ग है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके लिखना। सभा में कुछ पढ़े लिखे वकीलों ने ही देश का संविधान बना दिया, जिसमें आम जन की भावनाओं को महत्व नहीं मिला। पैरा, जिसमें आम जन की भावनाओं को महत्व नहीं मिला। फिर पैरा चेंज करके लिखिए, किंतु ये सभी वकील हमारे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के नेतृत्व करता थे, जिन पर आम जनता पूर्ण विश्वास करती थी।
इसके अलावा विधि की भाषा जटिल होती है। विधि की भाषा जटिल होती है जिसे आम लोग नहीं समझ सकते। अतः विधि विशेषज्ञों का होना आवश्यक था। ठीक, क्लियर होते जा रहा है ना हर पॉइंट? जहां पे दिक्कत बने वहां पे तुरंत पूछ लेना। लिखते टाइम भी थोड़ा सा अलर्ट होके लिखा करो, मतलब लिखते ही होगे वैसे भी, पर फिर भी कि अलर्ट होके, क्योंकि क्या होता है ना, टू वे प्रोसेस हो जाती है। एक समझते समय समझ लिया और लिखते टाइम भी अगर हम अलर्ट रहे तो फिर और डबल हो जाता है। अगर वहां भी कोई दिक्कत आए तुरंत ऑन द स्पॉट पूछ लो, बात हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, वो परमानेंट हो जाती है। हाँ, उसका वही मतलब है, पर अब वही है, एक ही शब्द को और एक्सप्लेन करते रहो, फिर वो लंबा चौड़ा होता जाएगा, अर्थात अर्थात करके। वही है कि विधि की एक भाषा जटिल होती है, क्योंकि भाषा की जटिलता का कारण ही है कि एक रूपता बनी रहे। वो हर विषय में लागू होगा, ज्योग्राफी हो चाहे जो भी हो। पर्यावरण विदों की भी एक भाषा होती है, क्यों? एक रूपता हो। मेडिकल की एक भाषा होती है, क्योंकि एक रूपता हो। तो वो समझने वाली बात है, चाहो तो लिख भी सकते हो। और कुछ बातें होती है ना, समझना यहाँ पे ज्यादा होता है, आंसर में लिखने का स्कोप बहुत सीमित होता है। तो हमें वो शब्द और बातें लिखनी है जो सटीक रूप से अपनी बात को कन्वे कर दे। हाँ, नेक्स्ट लिख लीजिए, समय की बर्बादी। क्या हुआ, छूट गया? समय की बर्बादी। भारत के संविधान के निर्माण में लगभग 3 वर्षों का समय लगने के कारण भारत के संविधान के निर्माण में लगभग 3 वर्षों का समय लगने के कारण सभा के सदस्यों द्वारा ही सभा के, एक सेकेंड, कुछ सदस्यों कर देना उसको, हाँ छूट गया हो तो वो ऊपर, सभा के कुछ सदस्यों द्वारा ही आलोचना की गई। सभा के एक सदस्य निराजुद्दीन अहमद ने प्रारूप समिति को, अब 2 मिनट रुक ही जाइए ना, खत्म होने वाला है तो बीच से वो होगा, नए से लिख लेना। प्रारूप समिति को अपवहन समिति कहा था। प्रारूप समिति को अपवहन समिति कहा था। ये भी डायरेक्ट प्री में आ सकता है, पैरा चेंज करके लिखिए, किंतु संविधान का निर्माण लगभग 60 देशों के संविधान के अध्ययन के पश्चात किया गया। अतः प्रक्रिया में समय लगना स्वाभाविक है। क्लियर? लास्ट लिख लीजिए, धन की बर्बादी।
धन की, पैसे की, धन की बर्बादी। लिखिए इसमें, संविधान निर्माण में धन की बर्बादी। संविधान निर्माण में लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। जो कि उस समय की आवश्यकताओं को देखते हुए, जो कि उस समय की, एक सेकंड रुकना और क्लियर कर देते हैं, जो कि उस समय की देश की आवश्यकताओं को देखते हुए, जो कि उस समय की देश की आवश्यकताओं को देखते हुए, देश की आवश्यकताओं को देखते हुए अत्यधिक थे। एक शब्द से पूरा अर्थ बदल सकता है ना। अगर हम सीधा देखें कि 64 लाख रुपए खर्च हुए और जो कि उस समय की आवश्यकताओं के हिसाब से बहुत अधिक थे, तो मतलब क्या लग रहा है कि संविधान सभा को जितना खर्च करने की जरूरत नहीं थी उतना कर दिया। अर्थ बदल गया ना सिर्फ एक शब्द से। और देश की आवश्यकताओं ने उस बात को पूरा बदल दिया, क्योंकि भाई देश में भुखमरी, गरीबी या शिक्षा 100 समस्याएं होती हैं, तो इसलिए सोचो एक एक शब्द का इतना इंपॉर्टेंस है। कई जगह पूरा अर्थ बदल जाता है सेंटेंस का। पैरा चेंज करके लिखिए, किंतु 60 देशों का अध्ययन, 60 देशों के संविधान का अध्ययन, किंतु 60 देशों के संविधान का अध्ययन विधि विशेषज्ञों का तीन वर्षों तक कार्य करना, विधि विशेषज्ञों का 3 वर्षों तक कार्य करना आदि में होने वाला धन खर्च को एक निवेश की तरह समझा जाना चाहिए। क्योंकि यह निवेश देश के राजनीतिक भविष्य का, देश के राजनीतिक भविष्य का आधार था। ठीक, तो ये हुआ आपका पूरा संविधान सभा फिनिश, और ये संविधान सभा की आलोचना। इसको अपन ने इतने डिटेल में लिखी है अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको क्लियर है। बट जब आंसर में लिखोगे तो आपको सिंपल लिखना है पॉइंट्स, किसने कहा था और क्या कहा था। अब जैसे मान लो मैंने 2-3 लोग लिखवाए, तो जरूरी नहीं आप आंसर में 2-3 लिखेंगे। 2-3 तो मैंने इसलिए लिखवाया ना कि प्री में भी आ सकते हैं, तो हमारे साथ कथन क्यों छूटे, कंटेंट क्यों छूटे, पर कोई भी एक का आप लिख सकते हैं। कभी आवश्यकता पड़े तो पूरा सेंटेंस लिख देना, कभी आवश्यकता पड़े स्पेस के हिसाब से तो सिर्फ नाम लिख देना कि इसने कहा था, क्यों कहा था, उसका एक फैक्ट दे देना, ये पूरी कहानी में जो एक फैक्ट निकल के आए, और किंतु करके कोई एक फैक्ट दे देना। जरूरी नहीं है कि हमने जितने सारे दिए हैं वो सारे के सारे दें, बिल्कुल जरूरी नहीं है। इस कुल मिला के क्लैरिटी क्या होनी चाहिए, आलोचना का बिंदु, किसने कहा, क्यों कहा, और तीसरी चीज होनी चाहिए कि कहां तक गलत है और कहां तक सही है। तो वो तो गलत ही है, कहां तक सही की तो बात ही नहीं है। हर पॉइंट को क्लियर करके आप लिख के और फाइनली आप उसको कंक्लूड कर दोगे। कंक्लूड क्या करना है भाई, कि संविधान क्या है। कोई भी अच्छी बात लिख सकते हो कि भाई आज 75 सालों के बाद भी संविधान एक जीवंत दस्तावेज बना हुआ है ना, लिविंग डॉक्यूमेंट जिसको कहते हैं, जो आज तक आपके लिए प्रासंगिक है। लिविंग डॉक्यूमेंट कहने का मतलब होता है कि जो आज तक आपके लिए प्रासंगिक है। तो इस तरह से कुछ लिख सकते हो। लिखवाऊं क्या कंक्लूजन भी? क्या बढ़िया स्टाइल में कह रही है। आन दो, लिखवाई दो, लिखी लो, चलो लगे हाथ।
नहीं तो तुम्हारे मन में भी रह जाएगी, मेरे मन में भी रह जाएगी। लिख लीजिए, उपरोक्त सभी आलोचनाएं, निष्कर्ष शब्द कभी मत लिखना है ना, पैरा चेंज करके अंडरस्टूड होता है, निष्कर्ष ही है। कभी भी आंसर में निष्कर्ष स्कूल तक चल जाता है, कॉलेज तक चल जाता है, कॉलेज में नंबर मिलते हैं प्रस्तावना निष्कर्ष लिखने पे, वर्ड लिखने पे। यहां भी प्रस्तावना निष्कर्ष लिखना है पर उसको शामिल नहीं करना है। बिल्कुल वैसे ही कि जैसे मैं आके यहाँ पर बोलूं कि मैं ये हूं और ये पढ़ाऊंगी, और इसकी अब तुम इमेजिन करके देखो, मैं ये बोलूं कि अब मैं अपना नाम बताऊंगी और फिर मैं बोलूं कि मेरा नाम ये है, अब मैं अपना काम बताऊंगी, कितना अजीब लगेगा सुनने में, है ना, मैच्योर सा नहीं लगेगा। वही चीज हमको पीएससी में आंसर में फॉलो करनी है। कॉलेज में आप जहां हो वहां पे वैसा लिखते रहना, नहीं तो पता चला ये फॉर्मूला वहां अप्लाई कर दो, वहां तो नंबर कट जाएंगे। वहां पे तो आपको लिखना पड़ेगा निष्कर्ष, प्रस्तावना, व्हाटएवर जो भी। अगर वैसे तो आप सबके कॉलेज हो चुके हैं, पर फिर भी एमए अगर कोई कर रहा हो तो कॉलेज अलग चीज है। पीएससी में कभी भी निष्कर्ष और प्रस्तावना ये दो शब्द कभी यूज नहीं करने हैं। वो तो आपको फॉर्मेट बताने के लिए बता देते हैं कि इंट्रो और कंक्लूजन कि वो शामिल होना चाहिए, पर शब्द नहीं होना चाहिए। हाँ, उसमें लिख लीजिए, उपरोक्त सभी आलोचनाएं तत्कालीन परिस्थितियों में की गई थी, तत्कालीन परिस्थितियों में आलोचकों द्वारा की गई थी, ऐसा लिखो। तत्कालीन परिस्थितियों में आलोचकों द्वारा की गई थी, किंतु भारत जैसे विशाल और विविधता युक्त देश के लिए, भारत जैसे विशाल और विविधता युक्त देश के लिए एक ऐसे संविधान का निर्माण करना जो सभी धर्म, जाति, वर्ग, लिंग की आवश्यकताओं के अनुरूप हो, आसान कार्य नहीं था। ठीक है, आज 75 वर्षों के पश्चात आज 75 वर्षों के पश्चात भी संविधान एक जीवंत दस्तावेज बना हुआ है, जो कि संविधान सभा की सफलता का परिचायक है, जो कि संविधान सभा की सफलता का परिचायक है। ठीक है, अब मैंने पूरे आंसर के हिसाब से कंक्लूड किया है, तो इतना पूरा का पूरा तो कॉपी पेस्ट आप नहीं करोगे, वहां इतना स्पेस नहीं होगा, है ना, पर इससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप हो गई कि अपने हिसाब से फिर अपन इसमें से शब्दों को चुन लेंगे जैसी भी जगह रहेगी, है ना। ठीक, क्लियर। अरे बोलते जाओ मेरे भाइयों और बहनों, हाँ ना बोलते जाओ ताकि हम आगे बढ़ते चले, है ना, नहीं तो फिर मैं अपने हिसाब से आगे बढ़ते चलूंगी। बताओगे तभी तो ब्रेक लगाऊंगी, नहीं तो गाड़ी तो चालू रहेगी ना फिर। ठीक, तो ये फाइनली अपना खत्म हुआ जो अपन ने पहला टॉपिक स्टार्ट किया था, संविधान का निर्माण। तो फाइनली आपकी संविधान सभा ने बड़े लाव लश्कर के साथ बना दिया संविधान, तुम्हारे सामने है। अब बेसिकली कुछ चीजें हैं जो संविधान के बारे में बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, पर वो आपके मेंस का पार्ट नहीं है, प्री का है। इस वजह से मैं भी उसके नोट्स दिलवा देती हूँ और मैं आपको समझा देती हूँ इसमें से क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जैसे संविधान के भाग, किस भाग में क्या है, अनुसूची कौन सी अनुसूची है, तो पहले तो अपन देख लेते हैं भाग अनुसूची वगैरह होती क्या है, फिर किस अनुसूची में क्या है वो तो रटना ही पड़ेगा, है ना, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता, ना वो मेंस में आएगा कभी, पर पता तो होना चाहिए भाग में किस में क्या है। तो जब तक सर वो नोट्स लेकर आ रहे हैं तब तक उसको थोड़ा समझ लेते हैं अपन।
ये चीज तो आपको क्लियर हो गई कि हमने टॉपिक कहाँ से शुरू किया है, संविधान के निर्माण से, है ना। अब हम पहुंच रहे हैं संविधान निर्माण ने बनाया संविधान, अब हमें इसके बारे में पढ़ना है यहाँ से। अब संविधान के बारे में कुछ बेसिक चीजें पता होना चाहिए। तो भाई स्वाभाविक सी बात है, संविधान देश का विधान है, सब कुछ है, ठीक है, तुम समझ गए। अल्टीमेटली क्या है, एक किताब है ना। और हर किताब में एक इंडेक्स होता है। हेलो सर, अरे यार फिर इनके घर कॉल लग गया, इनका फोन छूट गया है सर का। बाहर सर दिख रहे हैं क्या? 2 दिन से यही हो रहा है, सचिन सर को कॉल लगाते हैं और उनकी वाइफ उठा रही है, फिर से उनने उठाया। हाँ, आ जान तो बेचारे, उनका नुकसान क्यों हो कि एक तो काम करने गए थे क्लास का और कोई बात मिस हो जाए। तो बेसिकली संविधान एक किताब है। तो जैसे हमारी हर किताब का इंडेक्स होता है, चैप्टर 1 इसमें ये दिया है, चैप्टर 2 इसमें ये दिया है। तो बेसिकली ये जो भाग हैं, आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, उसको आप एक इंडेक्स की तरह समझें, है ना। तो जो पूरा संविधान है आपका, अभी मैं उसकी पीडीएफ भी है मेरे पास ओरिजिनल, स्क्रीन शेयर करके लास्ट में दिखा दूंगी तो और चीजों में क्लैरिटी आ जाएगी। जो संविधान है पहले तो उसको भाग में बांटा गया है, कुल भाग हैं कितने, 22। अभी संशोधन हो के वो हो गए हैं 25, पर वो कैसे हुआ है, संशोधन में नंबर चेंज नहीं होता है, 22 भाग 22 ही रहेंगे। पर जैसे कि मान लो कोई एक नया भाग जोड़ना है, जैसे मूल अधिकारों के बाद लगा कि यार मूल कर्तव्य जोड़ना है, तो उसको उसी के अंदर भाग कितने में जोड़ा गया, 4A, है ना। 4 भाग ऑलरेडी था, उसी में 4A करके जोड़ दिया। अब आगे चल के हमको कर्तव्य में मान लो कुछ और जोड़ना पड़ जाए कल को, अभी तक तो जैसे मूल कर्तव्य को पालन करना एक मतलब न्यायालय में नहीं जाया जा सकता ना, जबरदस्ती नहीं है, बाध्यकारी नहीं, पर मान लो कल को सरकार उसको बाध्यकारी बना दे, फॉर एग्जांपल इमेजिन करके देखो, तो क्या होगा, उसी 4A के अंदर एक और चीज जोड़ दी जाएगी। हाँ बांट दो, पहले आप बांटी दो, नहीं तो फिर उनका ध्यान बढ़ जाएगा। एक काम करो ना, ऐसे आधे आधे 2-4 दे दो, पीछे पीछे किसकाते जाएंगे। अभी उसको नहीं पढ़ना, मैं बताऊंगी कितना पढ़ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, बस रख लो, देखना नहीं है उसको, पाप लगेगा। जब मैं बताऊंगी तभी देखना उसको, क्योंकि वो प्रिंट क्या है, मैंने सिर्फ पीछे के पेज का बोला था, उन्होंने शुरू से दे दिया, और शुरू का अभी जरूरत नहीं है, पर अब क्योंकि प्रिंट हो गए थे तो फिर क्यों उसको बर्बाद करें, दिलवाई देते हैं। क्यों परेशान हो रहे हैं मैम, 2-4 दे दो बीच में, वो आपस में थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अभी मत देखना उसको, कंफ्यूज हो जाओगे, अभी यहाँ फोकस करो, कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि अभी मैं बता रही हूँ कि फिर तुम्हारी लिंक टूट जाएगी, क्योंकि अब वो प्रिंट हो ही चुका था, तो फिर अपन उसको वापस वो नहीं कर सकते थे ना, क्योंकि करवाने के लिए मैंने सिर्फ पीछे का पेज बोला था। हाँ, अभी ना पीछे पे आओ ना आगे पे आओ, पहले इस पे फोकस करो कि बेसिकली जो हम भाग और अनुसूची की बात कर रहे हैं ये है क्या। तो जो संविधान है, जैसा अपना इंडेक्स होता है वैसे इंडेक्स को बांटा गया है कितने भागों में, 22। वर्तमान में इनकी संख्या संशोधित हो गई है टोटल 25, पर आखिरी नंबर अब भी रहेगा 22। इसके बाद जैसे हर एक चैप्टर के अंदर कई सारे टॉपिक्स होते हैं, तो वैसे ही हर एक भाग के अंदर कई सारे आर्टिकल्स हैं, उन्हीं को कहते हैं कि आपके अनुच्छेद। तो अनुच्छेद है टोटल 395। अभी इनकी संख्या भी बढ़ गई है, अलग अलग संशोधन में बढ़ती जाती है, कभी 468, कभी अभी तो 468 के ऊपर चला गया होगा, लास्ट अपडेशन 468 तक था। तो उससे अपन को मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि वो तो आर्टिकल्स तो बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं। फाइनल नंबर कितना है इसका, 395। अब फिर बात ये आती है कि फिर अनुसूची क्या चीज है। तो बिल्कुल वैसे ही समझ लो जैसे कि आपकी कोई किताब होती है, जब आप कोई रेफरेंस बुक पढ़ते हो तो जिन चीजों का जिक्र बीच बीच में आता है और वहां पे उसकी डिटेलिंग नहीं हो पाती, तो चैप्टर के पीछे दी रहती है, एस स्टार बना देते हैं, तो फिर उसको पीछे दे देते हैं क्योंकि उसी जगह पे देना उसको संभव नहीं होता। आपकी कुछ बुक्स उस सारी चीजों को पीछे देती हैं, देखा होगा ना। तो अनुसूची को बिल्कुल वैसे ही समझो। टोटल अनुसूचियां थी 8, अब वर्तमान में इनकी संख्या हो गई है 12। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो अनुच्छेद पहला अपन अभी पढ़ेंगे, तो आप इसमें बस मैं थोड़ा सा उदाहरण से क्लियर कर दूं। जैसे कि पहला अनुच्छेद है कि भाई भारत है, मतलब उसको इंडिया नाम दिया है, इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। अब भारत का जब संविधान बन रहा है तो ये बात भी तो कहनी पड़ेगी ना कि भारत मतलब क्या, जो राज्यों से मिलकर बना है। अब क्या आर्टिकल 1 में ये बता पाना पॉसिबल है कौन सा राज्य होगा, कौन सी बाउंड्री होगी, उसमें कौन से जिले आएंगे, नहीं है ना पॉसिबल उसी जगह पे। तो जो अनुसूची 1 है वो उसी के बारे में पूरा डिटेलिंग बताती है। तो इमेजिन, मतलब समझ पा रहे हो ना, रटना तो अलग चीज है, ठीक है 22 भाग है, अनुच्छेद है, अनुसूची है, पर मतलब क्या, जैसे कि सिंपल एक किताब है,
जो बात वहां पे बहुत डिस्क्राइब नहीं है किसी अनुच्छेद में, उसको पीछे अनुसूचियों में डिस्क्राइब किया गया है बहुत अच्छे से डिटेल में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो अनुसूची में जो चीजें हैं उनके प्रावधान अनुच्छेदों में नहीं होंगे, सिंपल सी बात है, वहां तो होंगे, पर उनकी फिर डिटेलिंग कुछ पार्टों की दी गई है अनुसूचियों में। तो जब ओरिजिनली संविधान बना था तब मात्र 8 अनुसूचियां थी, फिर 9वीं जुड़ी, फिर 10वीं जुड़ी, वो अपन देखेंगे कौन से संविधान में संशोधन में कौन सी जुड़ी और क्या होता चला गया। वर्तमान में संख्या पहुंच गई है इनकी 12 तक। मतलब जब जब लगा कि यार ये वाली चीज थोड़ी सी कम डिस्क्राइब है, अच्छा दल बदल से रिलेटेड भी डिटेलिंग होनी चाहिए, अच्छा पंचायतों के प्रावधान वहां तो दे दिए हैं पर थोड़े और डिटेल में होने चाहिए, तो ऐसे समय के साथ उसमें एक अनुसूची बढ़ाते चले गए। तो अभी इनकी संख्या हो गई है 12। तो संविधान का जो बेसिकली है, जिनको पढ़ने में जिनको पता है उनको तो अच्छी बात है, पर जिनको नहीं पता होता वो थोड़ा सा इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि आर्टिकल क्या, फिर ये क्या, फिर 2-3 शब्द आप और सुनोगे, चैप्टर सुनोगे, क्लॉज सुनोगे, सब क्लॉज सुनोगे, फिर वो क्या होता है। तो जो भाग है 22, अनुच्छेद है 395, अनुसूची है 12, ये तो क्लियर है। कुछ भाग ऐसे होते हैं जिसमें 3-4 बारे में बात की जा रही है ना। मतलब एक तरह से समझें तो चैप्टर बहुत बड़ा है, तो उसमें क्या होगा, उसको भी सब पार्ट्स में बांट दिया जाता है। तो हर एक भाग अध्याय में नहीं बटा हुआ है, अभी मैं दिखाऊंगी आपको पूरा ओरिजिनल संविधान का वो पूरा इंडेक्स भी दिखा दूंगी ताकि और क्लैरिटी आ जाएगी। और कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं, कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारी चीजों की जरूरत है। अध्याय मतलब इस वाले अध्याय शब्द पे मत जाना, मैं भी अपनी किताब के अध्याय की बात कर रही हूँ। कुछ चैप्टर्स बहुत बड़े होते हैं तो उनको सब चैप्टर्स में बांट दिया जाता है। सेम ऐसे ही कुछ भाग इतने बड़े हैं कि उसमें संघ के बारे में भी बताना है, संघ की कार्यपालिका भी बतानी है, राज्य की भी बतानी, तो उनको बांट दिया जाता है चैप्टर पे। तो कहने का मतलब ये कि हर एक भाग अध्याय में नहीं बटा होगा, पर कुछ कुछ भाग बटे होते हैं। ये चीज क्लियर है। तो ओरिजिनली भाग हैं, अनुच्छेद हैं और अनुसूचियां, पर कुछ भागों के अंदर आपको अध्याय भी मिलेंगे, चैप्टर मिलेंगे। फिर सेम ऐसे अनुच्छेद तो क्लियर है, आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 3, आर्टिकल नंबर 4, पर जो आर्टिकल नंबर 1 है उसको और ज्यादा डिस्क्राइब करना है, क्योंकि कुछ आर्टिकल में तो एक शब्द में, मतलब एक लाइन जो भी उनकी डिस्क्राइब है उसमें बात कंप्लीट हो जाती है, कई बार नहीं हो पाती, या उसमें कोई अपवाद जोड़ना है, या उसमें एक और प्रावधान जोड़ना है। तो अनुच्छेद जो है इसको कहते हैं आर्टिकल, गलत लिख दी केस पहले, इसको बांटा जाता, इसकी जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं खंड। खंड में फीलिंग नहीं समझ में आती है, क्लॉज में आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अनुच्छेद है 2, ठीक, अब अनुच्छेद 2 को और ज्यादा डिस्क्राइब करना है तो उसको लिखें अगर हम अनुच्छेद 2A, तो वो क्या हो गया उसका क्लॉज। तो आर्टिकल हो जाएगा यहाँ पे अनुच्छेद 2, और जब उसको अपन बोलेंगे कि इसका क्लॉज 2A, समझ में आया। अब ये हर जगह नहीं होगा, जहां जहां जरूरत होगी वहां पे होगा। मान लीजिए कोई कंडीशन ऐसी आ जाए कि इससे जो 2A में बात कही गई है हर जगह वो भी नहीं आएगी, स्वाभाविक सी बात है। कुछ जगह ऐसी कंडीशन आ जाए कि यार 2 को डिस्क्राइब करने उसका 2A जोड़ दिया, अब इसमें जो बात कही है वो कंप्लीटली हमको सच नहीं माननी है, उसमें कुछ हमें अपवाद भी जोड़ने हैं, तो फिर इसी के अंदर क्या जोड़ दिए जाएंगे, सब क्लॉज। तो फिर उसका स्वरूप और बदल जाएगा, जैसे कि मान लो वो 2A1 भी हो सकता है, या फिर वो 2AB हो सकता है, ABC करके, कुल मिला के उसके अंदर सब वर्ड्स बढ़ते चले जाएंगे। तो आर्टिकल मेन कौन सा चलता रहेगा, वही। फिर एक अगर जुड़ा तो वो है उसका क्लॉज, उसमें 2 जुड़ गए तो वो हो जाएगा उसका सब क्लॉज। तो ये बस इसका कहीं पूछा नहीं जाएगा आपसे, बट ये वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि पता होनी चाहिए कि कोई बोले क्लॉज, आर्टिकल 2 का 2A क्लॉज, तो आपको समझ में आना चाहिए क्लॉज मतलब क्या, कि क्लॉज मतलब ये कि उस आर्टिकल के अंदर का दूसरा हिस्सा। और अगर बोला जाए सब क्लॉज 2AB, 2A1, वॉट जो भी बोला जाए, तो आपको समझ जाना है कि उस मेन अनुच्छेद का एक हिस्सा और फिर उसका दूसरा हिस्सा। अब जब अपन आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे तब आपको ये चीज और क्लियर होगी। जैसे अभी अपन मूल अधिकार पढ़ना शुरू करेंगे तब आपको ये चीज क्लियर होते जाएगी उदाहरण के साथ में। अगर मैं अभी उदाहरण दे भी दूंगी तो आपको क्लियर नहीं होगा कि कौन सा अनुच्छेद क्या मतलब है इसका, पर फिलहाल अपन इतना तो समझ ही सकते हैं कि भाग होगा, अनुच्छेद होंगे और अनुसूची होंगी। भाग को अगर कभी बांटा जाएगा तो चैप्टर्स में बांटा जाएगा, और आर्टिकल्स को अगर फर्दर बांटा जाएगा तो क्लॉज में बांटा जाएगा और सब क्लॉज में बांटा जाएगा। हिंदी का बस नाम पता होना चाहिए, खंड और उपखंड कोई नहीं बोलता, कोई नहीं लिखता, क्लॉज ही बोलना है, क्लॉज ही लिखना है और क्लॉज ही समझना है, सब क्लॉज ही बोलना है, ठीक है। तो ये इसका कुछ स्वरूप होता है। अब जो संविधान बनकर आया, अभी अपन इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक चीज और डिस्कस कर लेते हैं जो कि बिल्कुल प्री का फैक्ट है, तब फिर अपन आर्टिकल 1 से शुरू करेंगे। पहली चीज तो ये कि भाग 22 कौन कौन से हैं, अनुच्छेद कौन से हैं, अनुसूची कौन सी है, ये आपके पीछे इसमें दिया हुआ है। आप पीछे का पन्ना खोलो आप,
इसको मैं बस पढ़ के थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता देती हूँ ताकि आपको घर में इसको रटने में आसानी हो, है ना। रटना तो तुमको खुद ही पड़ेगा, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। देखिए ये है पेज नंबर 31 लिखा है, जिसमें जहां से ये चालू है वो वहां साइड में, वो उनको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, तो उनने क्या किया, पूरा का उनको कंफ्यूजन हुआ, तो उनने मुझे कॉल ना करके, भैया को जाने की जल्दी हो रही होगी प्रिंटिंग वाले, उनने लेके पूरा चैप्टर छाप के दे दिया। तो ये जो आगे के पन्ने हैं ये अपन जब विशेषताओं वाले चैप्टर पे आएंगे तब काम आएंगे, फिलहाल आपको यहाँ से मतलब है, ठीक है। इसमें आप देखो स्पष्टता से लिखा हुआ है, भाग करके पूरा 1 2 3 4 5 नंबर लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे भाग 1 में दिया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है, मतलब ये क्या हो गया, एक हेडिंग हो गई भाग, उसके अंदर 1 2 3 4 अनुच्छेद आएंगे। अब वो अनुच्छेद क्या है वो तो अपन पढ़ेंगे, है ना। तो क्लियर हुआ, भाग 1 मतलब पहला भाग, उसके अंदर है अनुच्छेद 4, किस चीज से संबंधित है, संघ और राज्य क्षेत्र से, मतलब कि भारत कहां से कहां तक को हम भारत माने। पहले उसमें कह तो दिया कि भारत है और भारत का संविधान है, तो पहले आर्टिकल में तो ये बताना पड़ेगा ना भारत कौन सा, कहां से कहां तक की सीमा, कौन सा राज्य, पहले तो ये बताना पड़ेगा ना। हमने कह दिया महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट में क्लासेस लगेंगी, पहले बताना तो पड़ेगा कि वेदा में ऑफिस है, क्लास ये न्यू कैंपस में है, ये ओल्ड कैंपस में है, इस वाले कमरे में क्लास लगेगी, पता तो हो पहले इंस्टीट्यूट कौन सा है, तब तो उसके बारे में आप आगे बात करोगे। तो भाग 1 इसी के बारे में बताता है, जिसके बारे में भी अपन डिटेल में एक एक आर्टिकल पढ़ेंगे। दूसरा भाग आप देखो भाग 2, और ये बिल्कुल ज्यों के त्यों प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, हालांकि अब ट्रेंड बदल रहा है, बट यू नेवर नो, बट आए चाहे नहीं आए, ये इतनी बेसिक चीज है कि पता होनी चाहिए किस भाग में क्या है, और ये रटा हुआ होना चाहिए बाय हार्ट। एटलीस्ट भाग, सारे आर्टिकल्स तो समय के साथ होंगे, देखो प्रोसेस है, 4 बार सुनोगे अनुच्छेद 19, 4 बार सुनोगे अनुच्छेद 32, अपने आप समय के साथ हो जाएंगे। पर भाग ये आपका पहला होमवर्क है कि इसको आपको शुरुआत से ही कर लेना, बिल्कुल वैसे ही जैसे बच्चे को ABCD का मतलब समझ में बाद में आता है, पहले अपन उसको रटवा देते हैं, है ना। बोल A फॉर एप्पल, मतलब जीवन समझ में नहीं आता उसको, पर रट जाता है, क्योंकि ब्रेन की आदत होती है, जब वो बेसिक चीज को रट लेता है तो अगली चीजें उसके दिमाग प्रोसेस करने लगता है, जैसे भाषा सीखते हैं ना, वे बिल्कुल वैसे ही आपको भाग तो रटे हुए होने चाहिए, अनुच्छेद का बिल्कुल लोड मत लो, एक एक करके पढ़ेंगे, बहुत आराम से याद हो जाएंगे, ठीक। तो भाग 1 में संघ और उसका क्षेत्र है, जो कि अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक है। भाग 2 में दी गई है नागरिकता। अब जब क्षेत्र बता दिया तो उसके बाद ये भी तो बताना पड़ेगा कि उसके नागरिक कौन लोग होंगे, तो उसके बारे में बताया गया है सेकंड भाग में, जिसके अनुच्छेद दिए गए हैं 5 से लेके 11 तक। 5 में क्या है, 6 में क्या है, 7 में क्या है, फिर उसमें डिटेल में उन्होंने बताया कौन नागरिक होगा कौन नहीं होगा, किसको नागरिकता मिलेगी, किससे छीन लेंगे, किसको लौटा देंगे, सब कुछ बहुत डिटेल में दिया हुआ है सारे आर्टिकल्स के अंदर। फिर तीसरा भाग जो है सबसे इंपॉर्टेंट, जो कभी जीवन नहीं भूलना है, मूल अधिकार, है ना। और ये तो अपन भूलते भी नहीं है, ये तो आपको कोई बताए भी ना तो भी याद रहते हैं। अधिकार कौन से में है, भाग 3 में है, और इनका अनुच्छेद शुरू होता है 12 से लेके 35 तक, है ना। और यही वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वैसे तो पूरी पॉलिटी इंपॉर्टेंट है, पर ये वो पार्ट है जिसका अपन को एक एक आर्टिकल को चीर फाड़ करके पढ़ना है ना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फंडामेंटल राइट्स, है ना। तो फिर इसके बाद चौथे में दिए गए हैं क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहने से मतलब होता है मूल अधिकार तो वो हो गए जो हमने सरकार से अधिकार मांग लिए, अब सरकार के भी तो कुछ आपके प्रति दायित्व होने चाहिए। मतलब अधिकार तो अधिकार है कि हाँ हमको बोलने का अधिकार है, हाँ हमको जीने का अधिकार है, पर सरकार का भी तो दायित्व होना चाहिए कि हाँ सबका पालन पोषण करेंगे, सबकी वेतन का भत्तों का ध्यान रखेंगे, जो भी चीजें हैं वो सब दी गई हैं अनुच्छेद भाग 4 के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। बाकी अपन इसको तो डिटेल में पढ़ेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी, फिलहाल सिर्फ इतना समझते चलते हैं कि है क्या चीजें ये, एटलीस्ट पहले जान तो लें कौन ये कौन वो, फिर उनके बारे में परिवार भी जान लेंगे, उनका सब कुछ जान लेंगे, पहले नाम तो जान लें उनके। फिर इसके बाद देखो आपको उसमें लिखा हुआ है 4 का, है ना, इसी को इंग्लिश में कह देते हैं 4A, क्योंकि जब मूल संविधान बना था तो उसमें कर्तव्य शामिल नहीं थे, कर्तव्य शामिल हुए हैं बाद में। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि फिर भागों की संख्या बढ़ाएंगे तो संविधान के साथ छेड़छाड़ी हो जाएगी, पूरा स्वरूप बदल जाएगा, इसलिए इसी के भाग में डाल दिया गया संशोधन करके 4A, इसमें जोड़ दिए गए क्या, मूल कर्तव्य। तो जो 22 थे यहाँ पे हो गए कितने, 23। ये दिए गए हैं कहां से कहां तक, सिर्फ एक अनुच्छेद है इसका 51A। अब इसके अंदर 10 मूल कर्तव्य हैं, है ना, तो 10 मूल कर्तव्यों के लिए 10 आर्टिकल नहीं है, एक ही आर्टिकल के अंदर 10 के 10 आपके मूल कर्तव्य डिफाइन है, ठीक है। तो इन 36 से लेके 36 से लेके 51 तक सरकार के नीति निर्देशक तत्व हैं कि वो जनता के प्रति क्या करेगी, और 51A जो आता है उसमें सारे के सारे मूल कर्तव्य हैं।
ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, लोड नहीं लेना, समय के साथ धीरे धीरे याद होती जाएगी, बस इसको समझते चलो जब मैं बोल रही हूँ, ताकि आपको पढ़ने में सिंप्लीफाई हो जाए कि इसमें है क्या। इसके बाद आता है आपका अगला भाग 5, जिसमें संघ के बारे में बताया गया कि संघ किसको कहेंगे, है ना। एक बात ध्यान रखना, अपन केंद्र और राज्य शब्द तो अच्छे से समझ जाते हैं, केंद्र मतलब सेंटर और राज्य मतलब राज्य। संविधान में केंद्र शब्द का यूज नहीं मिलता है, संघ शब्द का यूज मिलता है ना। और इस संघ के क्या मायने हैं वो अपन आगे चल के समझेंगे और डिटेल में। उस दिन जो अपन ने विशेषता के दिन समझने की कोशिश की थी, बट आपको उतना अच्छा क्लियर अभी नहीं हुआ होगा, जब वो चैप्टर आएगा तो उसका मतलब और समझ आएगा। फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि केंद्र के लिए शब्द यूज किया जाएगा संघ, ठीक है। केंद्र का थोड़ा सा अर्थ अलग हो जाता है, केंद्र में थोड़ी तानाशाही आ जाती है, संघ लिबरल होता है। अभी के लिए फिलहाल इतना समझ लेते हैं, फिर धीरे से अपन पूरा उसका अर्थ समझेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब संघ बताना है, मतलब सेंटर के बारे में अगर बात चल रही है तो उसमें तो कितनी सारी चीजें होंगी। तो देखो अभी तक आपको कहीं भी अध्याय दिखाई नहीं दिए, जो कि मैंने आपसे कहा था जो भाग बड़ा होगा उसको फिर अध्याय में बांटा जाएगा। तो देखो भाग 5 को कितने अध्याय में बांटा गया है? 5। अध्याय 1 में बताई है कार्यपालिका कि जो शासन के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो सबसे पहले ये भी तो बताना पड़ेगा कार्यपालिका मतलब क्या। तो अध्याय 1 में इन्होंने बताया कार्यपालिका किसको कहेंगे। अध्याय 2 में बताया संसद किसको कहेंगे। अध्याय 3 में बताया कि जो राष्ट्रपति हैं, क्योंकि वो कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, तो उनकी कार्यपालिका शक्तियां तो होती ही हैं, पर उनकी विधायी शक्तियां भी होती हैं। तो ये भी तो स्पष्ट करना पड़ेगा कि भाई ये तो कार्यपालिका का प्रमुख है, पर इसके पास विधायिका की भी शक्तियां हैं। तो अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों को विस्तार से बताया गया। अब इनके क्या मतलब होते हैं अपन समझेंगे, एक एक आर्टिकल बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो। फिलहाल ये समझ लो कि ये चीज क्या है, इससे फेमिलियर हो जाओ। फिर अगला देखा चैप्टर 4 है, उसमें दिया गया है संघ की न्यायपालिका, मतलब सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड इसमें सारे अनुच्छेद हैं, कितनी शक्तियां होंगी, उनकी अधिकारिता किस पे होगी, अपील क्या होगी, कैसी होगी, सब कुछ डिटेल में दिया गया है अध्याय 4 के अंदर। इसके आगे आप देखते चलो रिस्पेक्टिव अनुच्छेद, जैसे कार्यपालिका का 52 से 78 तक दिया है, फिर संसद 79 से 122 तक है, फिर न्यायपालिका, फिर विधायी शक्तियां हैं 1 2 3 में, फिर न्यायपालिका है 124 से 147, और फिर अध्याय 5 में दिया है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट भारत सरकार की सीएजी, है ना। इस जिसको आम भाषा में अपन न्यूज़पेपर में कैग कैग सुनते होंगे ना, तो वही सीएजी, वही है आपका भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इसको दिया गया है अध्याय 5 में अनुच्छेद 148 से 151। आप इसकी प्रोसेस ऐसे करना याद करने की, एक बार में सब कुछ याद मत करना, एक बार में पहले भाग भाग याद करना और उस भाग में क्या है, क्योंकि सब कुछ एक साथ याद करोगे दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। इसके बाद जब भाग रट जाएं कि 22 भाग कौन से हैं, फिर उसके बाद उसमें याद करना कौन कौन से में अध्याय थे। पहली बार में याद मत करना कि भाग 5 में संघ है और उसमें 5 अध्याय है, पहला अध्याय ये, कंफ्यूज हो जाओगे, याद नहीं हो पाएगा। पहले सिंपल काम इस भाग में ये है, जब वो रट जाए तो दूसरा काम करना किस किस में कौन से चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स में क्या है। फिर तीसरे बार में आना आर्टिकल्स पे, पहले दिन में आर्टिकल पे मत कूदना, भूल जाओगे। वो धीरे 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 याद होते चलेंगे। जैसे ही भाग याद होगा तो चैप्टर याद हो जाएंगे, जैसे ही चैप्टर रट जाएंगे दिमाग में तो धीरे धीरे फिर आर्टिकल पढ़ना शुरू करना, ठीक है। वो आप अपने हिसाब से जिसका जैसा कंफर्ट बैठे रटने का, जिसका जो पैटर्न हो, पर इसको रट लेना। इसमें मतलब कोई मर्सी नहीं है, इसमें तो संविधान भी मौन है इस विषय में, तो रटने के विषय में रटना ही पड़ेगा। अगला देखिए भाग 6 है राज्यों के बारे में। तो सेम बात है, संघ के बारे में, न्यायपालिका, कार्यपालिका सब कुछ बताने हैं तो चैप्टर लगेंगे सेम, ऐसे राज्य में भी लगेंगे। तो राज्य वाले में देखो अध्याय 1 में साधारण लिखा हुआ है, मतलब एक सिंपल चीजें, जो भी चीजें उसमें होंगी, नॉर्मल इंट्रोडक्शन जिसको अपन कह देते हैं, वो सारी चीजें अध्याय 1 में है। अध्याय 2 में कार्यपालिका है। अध्याय 3 में राज्य के विधानमंडल है कि कब विधानसभा होगी, कब विधान परिषद होगी, सभा होगी तो कैसी होगी, परिषद होगी तो कैसी होगी। अध्याय 4 में दी गई है राज्यपाल की शक्तियां। अध्याय 5 में है हाई कोर्ट, और फिर अध्याय 6 में है सबऑर्डिनेट कोर्ट या आपके अधीनस्थ न्यायालय। फिर देखो भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र, मतलब जिसको अपन कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज, है ना। फिर भाग 9 में है पंचायतें। फिर देखो आप 9 का और 9 खा, ये इसी के भाग के रूप में जोड़ दिए गए हैं। 9A में जोड़ दी गई है नगर पालिकाएं, क्योंकि बाद में संशोधन से जुड़े हैं, तो उसमें जोड़ दी गई है नगर पालिकाएं। फिर बाद में फिर संशोधन हुआ था, सहकारी समितियों को भी शामिल करना था, तो उसको इसी के पार्ट में जोड़ दिया गया 9 खा में। हाँ, वो अपन अभी इकट्ठी सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे तो आपको पता है, याद रह जाएगी, जिनको नहीं पता वो भूल जाएंगे। अच्छा, आपको भी नहीं पता, फिर ठीक है।
वो कह रही कौन से संशोधन से? मैंने कहा सब कुछ एक साथ ही बता दूंगी फिर वही दिमाग ओवरलोड हो जाएगा। अच्छा भाग पूछ रही थी, मैंने सुना मैंने संशोधन सुना क्या? भाग 7 को कर दिया गया निरस्त। आ रहे हैं अभी उस पर भी कि भाग 7 में क्या था, भाग 7 को कर दिया गया है निरस्त। अभी संविधान का भाग नहीं है, ओरिजिनली था, सॉरी 7 मैंने सुना कि संशोधन के बारे में बोल रहे हो। तो भाग 6 तक है, इसका मतलब है एक ही अलर्ट थी, है ना? इससे आप लोगों का फैक्ट चेक होता है कि आप लोग होश में नहीं थे, वो अकेली होश में थी। गुड, कोई बात नहीं, मजाक कर रही हूँ, आरोप नहीं लगा रही, बस मजाक में कह रही हूँ। वही मैं कह रही हूँ कि मैं भी मजाक कर रही हूँ, मैं आरोप नहीं लगा रही कि होश में नहीं हो, मजाक कर रही। जो नहीं थे वो आ जाएंगे होश में, जो थे अच्छी बात है, जो थोड़े से हो गए होंगे उनको अंदर से एहसास हो जाएगा हाँ मैं निकल गया था थोड़ा इधर उधर। ठीक, भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र 9 का 9 खा। इसके बाद भाग 10 में दिए गए हैं अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। अनुसूचित क्षेत्र मतलब होते हैं जो नोटिफाई किए गए हैं। अनुसूचित का मतलब अनुसूचित जनजाति नहीं होता है ना, सिर्फ जनजाति। अनुसूचित का मतलब होता है जिस चीज को अनुसूची में शामिल कर दिया जाए। तो यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र लिखा है और जनजातीय क्षेत्र। हमने इसलिए इसको बोला क्योंकि अपना ब्रेन सीधा क्या पकड़ेगा, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र मतलब अनुसूचित जनजाति, है ना। इस चीज को भी अपन धीरे धीरे समझेंगे। फिलहाल एक एक शब्द को, पॉलिटी का यही है, शब्दों की क्लैरिटी जितनी ज्यादा आ गई ना, संविधान की क्लैरिटी उतनी ज्यादा। और जिनकी भाषा पे जितनी अच्छी पकड़ होती है उनकी पॉलिटी पे पकड़ उतनी अच्छी होती है। इंग्लिश वालों की इंग्लिश में, हिंदी वालों की हिंदी में। जिसकी भाषा जितनी तगड़ी होती है वो कैब, क्योंकि सारे शब्दों का ही खेल है। शब्द क्लियर मतलब आगे की कहानी क्लियर। तो अपन देखेंगे क्या है अनुसूचित और क्या है जनजाति और क्या है अनुसूचित जनजाति, अपन सब कुछ अच्छे से समझेंगे। तो उसमें कुछ अनुसूचित क्षेत्र है, मतलब कुछ शेड्यूल क्षेत्र हैं, उनने बताया है कि भाई इन क्षेत्रों का प्रशासन अलग तरह से चलेगा। इसमें वो आपके जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र शामिल हैं जो थोड़ी विशेष परिस्थितियों वाले हैं, जनजातीय आबादी जहां पर है। और जनजातीय क्षेत्र से तो क्लियर ही है कि वो क्षेत्र जहां पे जनजातियां हैं, तो इसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। देखो नॉर्थ ईस्ट के जो क्षेत्र हैं उनकी विशेषताएं कई कारणों से, क्योंकि वो एक अलग तरह के जनजातीय क्षेत्र है, तो उनको अलग से अनुसूचित कर दिया गया कि भाई इनका प्रशासन इस तरह से चलेगा। तो ये है मतलब यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र का। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, जनजातियां भी हैं वहां पे, पर वहां की परिस्थितियां थोड़ी अलग है जनजातियों के कारण। मध्य प्रदेश में भी जनजातियां हैं पर उसके कारण नॉर्थ ईस्ट जैसी कंडीशन नहीं है ना। वहां का थोड़ा सा परिस्थितियां अलग है, वो अपन पढ़ेंगे कैसी अलग है। पर फिलहाल की जो अभी वर्तमान की जो पहली स्टेप क्लैरिटी होनी चाहिए वो ये कि अनुसूचित क्षेत्र में कुछ ऐसे क्षेत्रों की अनुसूची शामिल कर दी गई है नॉर्थ ईस्ट के कि जिनका प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। और जनजातीय क्षेत्रों में ऐसे राज्यों के बारे में बताया गया है जैसे मध्य प्रदेश वगैरह हो गए, नॉर्थ ईस्ट के अलावा आंध्र प्रदेश हो गए, जिन राज्यों में आपकी जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसकी जनसंख्या ज्यादा है। और एमपी पढ़ना आपने शुरू किया है, आपको पता चल ही चुका होगा कि मध्य प्रदेश में ट्राइबल कम्युनिटी सबसे ज्यादा है। तो इस तरह के राज्य लिए गए हैं इन जनजातीय क्षेत्रों में, और अनुसूचित में लिए गए हैं नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र। अगला है भाग 11। इसमें बताए गए हैं केंद्र और राज्य के बीच संबंध। क्योंकि भारत देश कैसा है, केंद्र की अलग सत्ता, राज्य की अलग सत्ता नहीं है, दोनों को शक्तियां दी है, पर है तो कोऑर्डिनेशन में ही ना। तो ये चीज भी तो क्लियर करनी पड़ेगी। मान लो एक भाग में हमने कह दिया संघ का ये होगा, संघ का वो होगा, राज्य का ये होगा, राज्य का वो होगा, ये भी तो बताना पड़ेगा ये दोनों आपस में किस लेवल पे कोऑर्डिनेट करेंगे। तो जो अध्याय भाग आपका 11 है ये दिया गया है संघ और राज्य के बीच संबंध के बारे में, जिसमें पहला चैप्टर दिया गया है विधायी संबंध, कि केंद्र और राज्य के कानूनी संबंध कैसे होंगे। ठीक, अभी बिल्कुल इसको आम भाषा में इतना समझे कि क्योंकि संबंध प्रशासनिक भी हो सकते हैं, यहाँ का प्रशासन और वहां का प्रशासन कहाँ कैसे कोऑर्डिनेट करेगा। फिर वित्त से संबंधित अलग मामले हो सकते हैं, कानून से संबंधित अलग हो सकते हैं, इसलिए सबको बहुत क्लैरिटी से अलग अलग डाला है इन्हें। भाग 11 में चैप्टर 1 में डाल दिए विधायी संबंध, मतलब केंद्र और राज्य के कानूनी संबंध। अध्याय 2 में डाले हैं, मिलाते चलो फिर बाद में दिक्कत होगी नहीं तो पढ़ने में। और अध्याय 2 में डाले गए हैं प्रशासनिक संबंध, है ना, जिसमें पूरा अच्छे से बताया गया है कि जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज है, अखिल भारतीय सेवाएं, किन की नियुक्ति केंद्र में होगी, किन की राज्य में होंगी, स्टेट वाली सिविल सर्विसेज स्टेट में काम करेंगी, किन परिस्थितियों में केंद्र में कर सकती हैं, प्रॉपर जो प्रशासन का काम है कौन कैसे कोऑर्डिनेट करेगा, वो सब दिया गया है प्रशासनिक संबंधों में। भाग 12 दिया गया है कंप्लीट वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। वित्त संपत्ति संविदाएं वाद, फिलहाल इतना समझ लो, धन पैसा लक्ष्मी जी से संबंधित सब कुछ है आपके भाग 12 में, है ना। अभी उसके एक एक शब्द पे मत जाओ, नहीं तो एक ही दिन में सब कुछ दिमाग में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना। बेसिकली संपत्ति से संबंधित, धन से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं, देश भर में ऋण होते हैं, अनुदान होते हैं, सब्सिडियां होती हैं, तो उन सब की बहुत डिटेल में चीजें दी गई हैं अध्याय भाग 12 में।
इसके हैं अध्याय 4, जैसे कि भाग एक, अध्याय 1 है वित्त, अध्याय 2 ऋण लेना, बस इसको पढ़ते चलो ताकि फेमिलियर हो जाओ। अध्याय 3 में है संपत्ति, संविदा मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, संविदा कॉन्ट्रैक्ट जो होता, कॉन्ट्रैक्ट तो समझते हैं ना, तो उसी कॉन्ट्रैक्ट को हिंदी में कहा, इंग्लिश हाँ हिंदी में कहा जाता है संविदा। तो संपत्ति के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, अधिकारों के बारे में, दायित्व कर्तव्यों के बारे में, बाध्यताएं की कौन कौन सी कैसी इन पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे, मतलब वित्तीय मामलों से संबंधित वो सब कुछ दिया गया है अध्याय 3 में। और अध्याय 4 में है आपका संपत्ति का अधिकार, जो कि फिर बाद में डाला गया था क्योंकि पहले ये मूल अधिकारों में शामिल था, है ना। वो भी कहानी अपन समझेंगे, अभी बिल्कुल दिमाग पे वो मत देना, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा बहुत सारी चीजें एक साथ मिल जाने से। अभी बस सुनते चलो, जब जैसे जैसे ये चीजें आते चलेंगी तो आप कनेक्ट कर पाओगे बहुत अच्छे से। फिर भाग 13, भारत के राज्य के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम की कुल मिला के कौन सा राज्य किस राज्य के साथ कितना व्यापार कर सकता है, दो राज्य जब व्यापार करेंगे तो किसको कितना फायदा मिलेगा, केंद्र को इसका कितना फायदा मिलेगा, तो दो राज्यों के बीच में व्यापार के बारे में डिटेल में बताया गया है भाग 13 में। भाग 14 आपके काम का सबसे इंपॉर्टेंट, इसको तो जीवन मत भूलना, एक भाग 3 मत भूलना आज की डेट से, और भाग 14 ऐसे देखो एक एक इंटरेस्टेड करके एक एक भाग याद रखना शुरू करो, धीरे धीरे 22 भाग याद हो जाएंगे। भाग 3 मूल अधिकार बिल्कुल नहीं भूलना। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं मतलब सिविल सर्विसेज, जिसके अध्याय 1 में दिया गया है सेवाएं मतलब सर्विसेज, कौन सी अखिल भारतीय सेवाएं होंगी, यूपीएससी जिसका एग्जाम लेता है, ऑल इंडिया सर्विसेज, कौन सी सेंट्रल सर्विसेज होंगी जो सिर्फ केंद्र में होती है ना, जिसके आईबी भी लेता है, यूपीएससी भी लेता है, और भी तमाम एग्जाम होते हैं, सीजीएल वगैरह वो जो एसएससी होते रहते हैं। फिर अध्याय 2 में दिया है लोक सेवा आयोग, मतलब पहले अध्याय में दिया हुआ है सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विस, स्टेट सर्विस, सेंट्रल सर्विस, इनकी परीक्षाएं लेने वाले जो आयोग होंगे वो दिए गए हैं अध्याय 2 में, लोक सेवा आयोग। इसमें यूपीएससी का भी जिक्र है, इसमें हर स्टेट की स्टेट पीएससी का भी जिक्र है, इसमें विशेष परिस्थितियों में जब दो राज्य मिलकर एक ज्वाइंट पीएससी बनाते हैं, जेपीएससी कहते हैं जिसको, संयुक्त लोक सेवा आयोग, उसका भी जिक्र है। तो पहले अध्याय में सारी सेवाएं हैं, केंद्र की हो चाहे राज्य की हो चाहे सेंटर की हो, और अध्याय 2 में है आयोग, इसको तो अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करो। फिर बाद में जोड़े गए थे ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स होते हैं बेसिकली जैसे आपका कोर्ट होता है ना, कोर्ट के पास काम बहुत ज्यादा होता है और बहुत सारे मामले बहुत दिनों तक लंबित रहते हैं। कुछ मामलों के लिए तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट की जरूरत पड़ती है, तुरंत उसके लिए एक विशेषज्ञों की जरूरत पड़ती है, तो उनको उसके लिए एक अलग से व्यवस्था लाई गई, ट्रिब्यूनल्स, इसको हिंदी में कहते हैं अधिकरण। जैसे कि अब मान लो सिविल सर्विस में कोई है और सिविल सर्विस के लिए मान लो कुछ नियुक्ति से संबंधित विवाद हो जाए, अब इस विवाद को तो सुलझाना तुरंत जरूरी है ना। अब इसको पता चला कोर्ट में वो दायर कर रहा है, फिर आगे बात बढ़ रही है, उसकी पता चला आधी नौकरी कोर्ट का इंतजार करते करते निकल गई, तो उनके लिए अलग से ट्रिब्यूनल्स का प्रावधान है। पर्यावरण के मामले हैं, जैसे अब मान लो कहीं पे प्रदूषण है, वहां कुछ बीमारी फैल जाए, कोई गैस लीक हो जाए, कोर्ट में मामला पहुंचे, सदियों सदियों तक चलता रह जाए, जो कि आपको होता है ना, तारीख पे तारीख बदनाम है जो इंडियन कोर्ट, फिर क्या होगा, तो उसके लिए अलग पर्यावरण न्यायालय बन गए। तो कुल मिला के अधिकरण मतलब एक तरह के कोर्ट ही होते हैं, पर पूरी तरह से कोर्ट नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं वो अपन चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, फिलहाल आप उसको जान लो कि क्या है, कि कोर्ट जैसी ही संरचनाएं हैं, पर बेसिकली पूरी तरह से कोर्ट नहीं होते हैं, पर उनको अधिकार होता है पूरे न्यायिक मामलों को करने का। इसका पर्पस ये होता है ताकि कुछ विशेष मामलों के लिए, पर्यावरण का मामला है, सिविल सर्विस का मामला है, तो उनके लिए बना दिए जाएं ताकि उसके मामले जल्दी वहां पे सॉल्व हो जाए, और वहां बैठने वाले सारे उसी के विशेषज्ञ हों, तो कल को ये ना रहे कि पता चला अपील लगा दी, उस दिन कोई विधि विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं, उन्होंने कहा अगली डेट, वहां पे सारे विशेषज्ञ कम से कम रहें, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रिब्यूनल्स और हिंदी में कहते हैं अधिकरण। फिर भाग 15 में दिया है निर्वाचन, पूरा चुनाव आयोग कैसा होगा, पूरे चुनाव के प्रावधान सब कुछ दिए गए हैं भाग 15 में, अनुच्छेद 324 से 329 तक। भाग 16 में दिए गए हैं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और आंग्ल भारतीय, वही आपके कौन, एंग्लो इंडियन, उन सब के बारे में विशेष उपबंध। अनुसूचित जातियां मतलब एससी, अनुसूचित जनजातियां मतलब एसटी, पिछड़े वर्ग मतलब ओबीसी, और आंग्ल भारतीय मतलब एंग्लो इंडियन, जिनके पेरेंट्स में से एक यूरोपीय रहा हो और एक भारतीय रहा हो, और जो इतने सालों के दौरान जो यहीं जन्म लिए हैं तो भारत का हिस्सा बन गए, तो उनके लिए अलग से विशेष प्रावधान शामिल किए गए भाग 16 में। फिर भाग 17 में प्रावधान दिए गए हैं सारे भाषा से संबंधित, ये वाला भी अगेन आपको याद रखना रहेगा हिंदी के पेपर के लिए बहुत अच्छे से, पॉलिटी में तो इसका ज्यादा रोल नहीं है, भाग 17 का हिंदी का पेपर है अपना,
उसमें इसका रोल है कि जो राजभाषा से संबंधित मुद्दे हैं, क्योंकि आपको मालूम है राजभाषा मतलब राजनीति की भाषा। अपन आम भाषा में कह देते हैं हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो क्या हिंदी राष्ट्रभाषा है? नहीं है। राष्ट्रभाषा मतलब राष्ट्र में बोले जाने वाली भाषा, और भारत में किसी भी एक भाषा को ऐसी कोई मान्यता है क्या? नहीं। हिंदी वाले हिंदी बोलते हैं, गुजराती वाले गुजराती बोलते हैं, कन्नड़ वाले कन्नड़ बोलते हैं, सब अपनी अपनी बोलते हैं। आज इंग्लिश का अलग डोमिनेंस है, तो वो अपन कह देते हैं हिंदी राष्ट्रभाषा है, पर हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा मतलब वो जो राष्ट्र का हर एक व्यक्ति बोले। तो शब्द क्या है यहाँ पे? राजभाषा, मतलब राजनीति की भाषा, मतलब राजकाज की भाषा। अब वो कैसी होगी, इसमें बहुत डिटेल प्रावधान है। किन मामलों में इंग्लिश में होगी, जैसे कब पत्राचार सरकार इंग्लिश में करेगी, कब पत्राचार सरकार हिंदी में करेगी, कब पत्राचार सरकार अपने राज्य की भाषाओं में करेगी, जैसे उड़ीसा वाले से अगर अपन कांटेक्ट कर रहे हैं, इसके सब कुछ प्रावधान बहुत डिटेल में दिए गए हैं। क्योंकि सब राज्यों की परिस्थितियां अलग होती हैं, सब राज्यों की अलग भाषाएं हैं, तो वो अपन इसमें है बहुत डिटेल में। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा संघ के कुछ वो जो गजेटियर छपते हैं इंग्लिश में छपते हैं मूल रूप से, फिर उसको हिंदी में होते हैं। आजकल कुछ हिंदी में छपने लग गए हैं, डिपेंड करता है वो किस मुद्दों से संबंधित है, पर कुछ ऐसे मामले होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होते हैं। सब कुछ इसके अंदर दिया गया है। तो अध्याय 1 में दिया है संघ की भाषा कौन सी होगी, तो कब हिंदी फॉलो करी जाएगी, कब इंग्लिश की जाएगी, इसमें बताया गया है। अध्याय 2 में प्रादेशिक भाषाओं के बारे में बताया गया कि कब ये इंग्लिश में वार्तालाप करेंगे दो राज्य, जब दो राज्यों का पत्राचार केंद्र से चलेगा तब किस भाषा में करेंगे, और इनकी अगर कोई विशेष भाषा है जैसे उड़िया है, कन्नड़ है, मलयालम है, तो उसका यूज किन किन परिस्थितियों में कर सकते हैं, किन में नहीं कर सकते, सब कुछ अध्याय 2 में दिया गया है। अध्याय 3 में दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय की भाषा जो कि है इंग्लिश, है ना, वो तो इंग्लिश ही है। तो सर्वोच्च न्यायालय की जो भाषाएं होंगी वो तो इंग्लिश होंगी, वो इसमें अलग से बताया गया है। क्योंकि न्याय अगेन वही वाली बात है, एक रूपता, और विधि पूरी दुनिया में एक रूपता होनी चाहिए। विधि केवल आप भारत की पढ़ के काम नहीं चल सकता, देश दुनिया का अध्ययन करना होता है। और पुराना जो सिस्टम हमारा अंग्रेजी में रचा बसा हुआ था, हालांकि इसके कुछ मुद्दे भी हैं जो कि अपन मुद्दों में पढ़ेंगे, फिलहाल ये है कि इंग्लिश है और अध्याय 3 में दी है। फिर अध्याय 4 विशेष निर्देश, कुछ कुछ चीजें कि भाई किसको क्या होगा, किसको आरक्षण होगा, कौन सी भाषा के लिए क्या बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया जाएगा, वो सब कुछ दिया गया है विशेष निर्देश में। 18 में दिए गए हैं आपात उपबंध, मतलब इमरजेंसी के उपबंध, जैसे कि है आपका अगर मान लो युद्ध छिड़ जाए तो देश में इमरजेंसी लागू की जा सकती है। मान लो किसी राज्य की शासन व्यवस्था फेल हो जाए तो किन कंडीशन में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तीसरी इसमें दिए गए हैं वित्तीय आपात, की मान लो कभी देश में कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि बिल्कुल पैसा ना बचे, कोई युद्ध छिड़ जाए, कोई भगवान ना करे कभी ऐसी कंडीशन बने, तो उसके भी तो प्रावधान देने पड़ेंगे कि भाई हम किसकी वेतनों में कटौती कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो कुल मिला के आपात उपबंध में इमरजेंसी के, राष्ट्रपति शासन के, वित्तीय आपातकाल के सारे प्रावधान दिए गए हैं भाग 18 में। 19 प्रकीर्ण, इसको तो छोड़ो, मिसलेनियस नहीं होता जैसे लूसेंट के पीछे होता है मिसलेनियस, उस टाइप का है, इसको आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। भाग 20 सबसे इंपॉर्टेंट, संविधान का संशोधन कैसे होगा, कौन से प्रावधान आएंगे जिनको विशेष बहुमत से करना पड़ेगा, वो जो कठोरता अपन ने अपनाई है, कौन से प्रावधान होंगे जो आसानी से किए जा सकेंगे, साधारण उससे, जिसको कहते हैं लचीलापन, है ना, कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिसमें हम विशेष बहुमत भी लेंगे और आधे राज्यों की सहमति भी लेंगे, तो सब कुछ डिटेल में दिया गया है भाग 20 में। भाग 21 में तो अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है, नाम से ही पता चल रहा है अस्थायी है, उस समय के आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। और भाग 22 है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, कि कुल मिला के जो पूरा संविधान है इसका क्या नाम होगा, कब से प्रारंभ होगा, हिंदी का एडॉप्टेशन कब से होगा। क्योंकि देखो विधि में हर एक बात जो अपन आम भाषा में बोलते हैं हर एक के लिए एक प्रावधान होता है। अपन ने तो कह दिया ऐसा होगा, वैसा होगा भी किसी प्रावधान में लिखा होगा। तो जो भाग 22 है उसमें संविधान का नाम, प्रारंभ कब से हो रहा है, ये लागू होने की तिथियां वगैरह सब कुछ इसमें दिया हुआ है भाग 22 में। तो हालांकि ये लास्ट के दो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, भाग 18 बहुत इंपॉर्टेंट है, भाग 20 बहुत इंपॉर्टेंट है, भाग 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऊपर के तो फिर सारे हैं ही इंपॉर्टेंट। देखो नीचे लिखा हुआ है भाग 7 की कहानी, जो कि आपको फिलहाल समझ में बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि जब हम चैप्टर पढ़ते हुए आएंगे 1 से लेके 6 तक, तब आपको जो अंडरस्टैंडिंग बनेगी तब आपको वो समझ में आएगा कि भाई कैसा संशोधन हुआ, क्या हटा और क्यों हटा। तो उसकी कहानी को फिलहाल छोड़ देते हैं, जब टॉपिक आएगा तभी पढ़ेंगे, नहीं तो फिर वही हो जाएगा, समझ नहीं आएगा, लिंक नहीं बन पाएगी, कोई मतलब नहीं होगा और उसका, है ना। तो भाग 7 को कर दिया गया है अलग। अब इसके बाद आगे का तो आप पढ़ ही लोगे, पहली अनुसूची में क्या क्या है सामने लिखा हुआ है, दूसरी में क्या है लिखा है, तीसरी में, चौथी में, पांचवी में, छठी में कौन कौन सी चीजें शामिल है।
इसको पहले दिन से बहुत टेंशन लेके रटने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे अपना सिलेबस आगे बढ़ता चला जाएगा ना, अपने आप आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती चली जाएगी। बट ये वो चीजें हैं जो आपकी टेबल पे होनी चाहिए। ये वो चीजें होती हैं जिनको बस बार बार देख लिया, नजर डाल ली, देख लिया, नजर डाल ली, कुछ कुछ याद कर लिया, धीरे धीरे करके याद हो जाएगा। ऐसा मत लोड लेना कि इसको एक दिन बैठ के रटोगे। ज्यादा खा लेते हैं तो वॉमिटिंग हो जाती है ना, वैसी कुछ कंडीशन हो जाएगी। नहीं तो धीरे धीरे इंटरेस्ट लेते हुए, अच्छा मूल अधिकार अच्छा लग रहा है सुनने में, अच्छा ठीक है, लोक सेवाएं अच्छी लग रही है सुनने में, ऐसे धीरे धीरे। और जैसे जैसे मैं पढ़ाना भी शुरू करूंगी, आर्टिकल 1 आर्टिकल 2, तो अपने आप चीजें याद होती चली जाएंगी। बट ये वो चीजें जो सामने होनी चाहिए। और तीसरी बिल्कुल ये प्रीलिम्स की रट्टा मार चीज, कि ये जो संविधान की अपन बात कर रहे हैं 60 देशों से लिया है हमने, तो बिल्कुल प्रीलिम्स में डायरेक्ट आ जाता है, फिर बताओ कौन से देश से क्या लिया है ना। तो किस देश से क्या लिया है की सूची है, पर ये अभी आपको याद करने में दिक्कत इसलिए होगी क्योंकि अगर मान लो कहीं लिखा है मंत्रिमंडलीय प्रणाली, तो अभी पता तो हो मंत्रिमंडलीय प्रणाली होती क्या है। अगर मान लो कहीं लिखा है संघात्मक व्यवस्था, कहीं लिखा है एकात्मक व्यवस्था, तो अभी तो रट लोगे वही संघात्मक, एकात्मक, संघात्मक, कोई मतलब नहीं, समझ नहीं आएगा। तो इस चीज को फिलहाल आप बस पढ़ के छोड़ देना, समझने में बिल्कुल दिमाग मत लगाना। जैसे जैसे अपना टॉपिक आगे बढ़ेगा तो किससे हमने क्या लिया है, कायदे से इसको पहले पढ़ते हैं, पर क्योंकि समझ नहीं आएगा इसलिए आपको दिलवा इसलिए दिया है ताकि आपके पास रहे, पर अंडरस्टैंडिंग इसकी धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी। और अगर किसी की रटने की क्षमता है तो रट लेना, जिसको नहीं है तो अपन समझते समझते धीरे धीरे इसको कर लेंगे। तो ये वाला हिस्सा अपन बाद में और फिर से दोबारा से पढ़ेंगे। और जो ये प्रिंट दे दिया है संविधान की विशेषताओं का, जो कि मैंने उस दिन आपको पढ़ाना शुरू भी किया था, इसको फिलहाल अपन स्किप करेंगे, क्योंकि उस दिन मुझे यही रियलाइज हुआ कि बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी तभी आ पाएगी जब आपके आर्टिकल्स हो जाएंगे। तो इसको अभी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, बस इसको आप करते रहना। समझ गए मैंने जो बोला आपको, कि अभी तक अपना संविधान निर्माण हो गया संविधान सभा के द्वारा। संविधान जो अपन अब पढ़ने वाले हैं वो भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियों में है, और उसकी सूची आपके पास है। क्लियर? इसके बाद इसकी जो विशेषताएं हैं और जो अपन ने वो मूल क्या शुरू किया था, बेसिक स्ट्रक्चर, उसको फिलहाल के लिए भूल जाओ, मेमोरी से डिलीट कर दो। अभी आर्टिकल 1 से शुरू करेंगे, और जब इतना कंटेंट प्रिपेयर हो जाएगा मूल अधिकार मूल कर्तव्यों का, फिर उसके बाद मैं आपको वो 2 चैप्टर कराऊंगी, तो क्लियरिटी से आपको समझ में आ जाएंगे। उस दिन जो अपन ने बातें की थी ना, संघ परिसंघ और वो सब, फिर आपको क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो कल अपन, हाँ सबसे एक और चीज, ये तो हो गया क्या आपका पूरा इंडेक्स। इंडेक्स के पहले का जो पेज होता है उसका क्या, संविधान की प्रस्तावना। और कल अपन यहीं से पढ़ना शुरू करेंगे कि संविधान है, ये तो हो गया उसका पूरा इंडेक्स। पर जैसे हर किताब के पीछे आमुख होता है, लेखक के द्वारा होता है कि किताब का कुछ कुछ होता है, तो संविधान का जो है दर्शन, पूरा जो भी चीज है, उसी को कहते हैं हम प्रस्तावना, प्रियम्बल, जहां से संविधान शुरू होता है। तो वो वही जो उद्देश्य प्रस्ताव पे आधारित था, क्या मतलब है, वो अपन सब पढ़ेंगे कल। तो कुल मिला के ये जो संविधान है, जिस पन्ने से शुरू हो रहा है, पहला पन्ना, वो है आपका प्रस्तावना, और यहाँ से कल अपन पढ़ना शुरू करेंगे। और टाइम हो गया है, तो कल एक बार मैं आके जो संविधान का वो जो है PDF पूरा ओरिजिनल, चाहो तो घर पे डाउनलोड करके देख लेना, तो अपन ने जो भाग, अध्याय, अनुसूची देखे वो समझ में आ जाएंगे कि कैसे कैसे ऑर्गेनाइज। उसका और कोई सेंस नहीं है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। और अगर नहीं देखो तो कल आके स्क्रीन शेयर करके एक बार PDF पे नजर डलवा दूंगी, बस एक क्लैरिटी के लिए कि अच्छा ये इस तरह से अध्याय है, इस तरह से भाग है, इस तरह से ये है। इमेजिनेशन बढ़ता है जितना ज्यादा, तो उतना ज्यादा याद अच्छे से होता है। बस इतना पर्पज है और कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर? यहां तक कुछ अभी बताओ, ताकि क्योंकि कल से मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इसलिए पूछ रही हूँ अभी, क्योंकि मेन अपन को कल प्रस्तावना से शुरू करना है। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं, तो क्या इस पॉइंट तक आपकी क्लैरिटी है? ठीक है, तो अब इसके बाद अपन कल से प्रस्तावना पढ़ लेंगे, और फिर उसके बाद अपन अपना सिस्टम चालू करेंगे, वही आंसर राइटिंग वाला। ठीक है।